प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला का ये पहला वीडियो देखने वाले हैं। और मैंने अपने इस YouTube चैनल पर सभी सेमेस्टर के अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आदि सारी प्रश्नों की श्रृंखला को मैं अपलोड कर रहा हूं। यदि आपने चौथे सेमेस्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को नहीं देखा है तो अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से आप बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आप डीएलएड के सेमेस्टर में फेल ना हो। चलिए, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग पहला सवाल देखते हैं। कहता क्या है कि भैया 243 की घात 2/5 को सरल कीजिए। तो सरल करना है तो आपको सबसे पहले लिखना है हल कीजिए। आपने लिख लिया हल कीजिए। अब आप लिखिए 243 की घात में 3/5। क्या लिखना है बाबू? 3/5। जैसा कि आप जानते हो 243 को आप लिख सकते हैं, 243 को लिख सकते हैं 3 से भाग करिए। 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, फिर 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 1 3। आप देख रहे हैं 2 3 को 5 बार आपस में गुणा किया गया है, यानी 3 गुणे 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 लिखा गया है। और इसके बाद भी आपको घात लिखना है 3/5 लिखना है। देखिए, जब आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। इस नियम के आधार पर 3 की घात 5 लिख दिया मैंने, क्योंकि 5 बार लिखा गया है और घात में 3/5 है। अब देखेंगे आधार समान होने पर ऐसे कहें घात की घात आपस में गुणा होती हैं, आपको ये करना है। 3 की घात 5 गुणे में 3/5 लिखना है। 5 से 5 कट जाएगा तो रह जाएगा 3 की घात 3। 3 की घात 3 को लिखा जाता है 27। इस प्रकार से ये सवाल का आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आपको यदि सवाल ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है विद्यार्थियों, कितने विद्यार्थी? 9 विद्यार्थी। आंकड़े कितने दिए गए हैं? 9 विद्यार्थी दिए गए हैं और इनकी ऊंचाइयां दी गई हैं निम्नवत। और कह रहा है इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताऊं, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, चाहे उस सूत्र से लगा लीजिए, चाहे उस सूत्र से लगा लीजिए। माध्यिका बराबर होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या को शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं n +1 / 2 होता है। या संख्याओं को आरोही क्रम में सेट कर लें, आरोही क्रम में सेट कर लें और मध्य की संख्या, या मैं दूसरा नियम बताता रहा हूं, संख्याओं को, दूसरा नियम, संख्याओं को आरोही क्रम में, किस क्रम में? आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें। व्यवस्थित करने के बाद मध्य की संख्या, क्या? मध्य की संख्या, ये आपका सवाल का उत्तर हो सकता है। तो चलिए हम जो कहिए वो कर लिया जाए। आंकड़ों की संख्या, हम पहले पदों को, आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट करते हैं। तो आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम लिख लेते हैं। तो चलिए आंकड़ों का आरोही क्रम, सबसे छोटी संख्या आप देख पा रहे होंगे 143 है। फिर इसके बाद आप देख पा रहे होंगे 143 45 है, 145, फिर 148 आपका है, 148 के बाद 151 है, 151 के बाद 152 है, 152 है, पुनः 153 आ जाएगा, 153 आ जाएगा, 153 के बाद 155, 163 और 169। ये इस प्रकार से आप संख्याओं को उनके आरोही क्रम में सेट कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कुल कितने पद हैं। अभी मैंने बताया पदों की संख्या, यानी 9 और प्लस में 1/2, 9 1 10/2, यानी 5वां पद। 5वां पद जो होता हो वही आपकी क्या है? माध्यिका है।
1 2 3 4 5, पांचवा पद यानी पांचवा पद क्या है 152। तो दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या है 152, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा और इसे आप क्या करेंगे बॉक्स में सेट कर देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है सरल कीजिए। क्या करिए सरल कीजिए, दिए गए समीकरण को आपको सरल करना है। तो चलिए हम भी सरल करते हैं और आप भी समझिए। मैं सरल करता हूं और आप समझिए। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 12 बराबर 0 आपको सरल करना है। लिखित परीक्षा आपकी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर बनाना है और माइनस 12 बनाना है और बराबर 0 लिख देना है। अब कोई ऐसी दो संख्या जिनका गुणनफल माइनस 12 हो और जोड़ने घटाने पर प्लस 1 हो। तो देखो 4 तिया 12 होगा और देखो अगर मैं इसे प्लस कर दूं इसे माइनस कर दूं और गुणा किया जाए तो माइनस 12 आएगा। तो चलिए प्लस 4 यक्स लिख देता हूं और माइनस 3 यक्स लिख देता हूं। अब आप देखेंगे कि दोनों पदों में यक्स कॉमन ले लीजिए। यक्स कॉमन हो गया और प्लस हो गया, बचा 4, यक्स कॉमन हो गया। माइनस 3 यहां से भी कॉमन ले लीजिए, बचेगा यक्स और माइनस कॉमन हो गया, रह गया प्लस और 3 कॉमन हुआ, बचा क्या 4। इस प्रकार से 0। अब देखेंगे यहां से यहां तक दो पद बन गए जिसमें यक्स प्लस 4 कॉमन है, तो यक्स प्लस 4 कॉमन ले लिया। शेष बची संख्याएं दूसरे पद में हो जाएंगी, बराबर 0 हो जाएगा और यही इस समीकरण का हल है या उत्तर है या इसका क्या है बेटा गुणनखंड है। बात समझ में आ जाएगा ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि 10 सेंटीमीटर लंबे, क्या है 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर एक बड़ा सा आयत का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। इस आयत को लंबाई के परितः घुमाने से बेलन का जो बेलन बनेगा उससे क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो उस बेलन का आयतन, इसकी लंबाई के परितः केवल घुमा दिया गया है, लंबाई के परितः जब घुमा दिया जाएगा तो इससे बने बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए इससे बने बेलन का आयतन, तो मैं सूत्र आपको बता दूं, बेलन का आयतन बराबर होता क्या है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन जहां पाई का मान क्या होगा 22/7 और इस सवाल में ऊंचाई को 10 सेंटीमीटर ले लिया है, यानी लंबाई बराबर ऊंचाई ले लिया है यानी 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या के रूप में आप ले लेंगे 7 और 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा। अब देखें 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक 15 और एक 0 लगा देंगे। यही उस बेलन का क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा 1540 वर्ग सेंटीमीटर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो मैंने पूरा साइन का मान याद करवाया है आपको, आप वो सारे साइन के मान याद रखते हैं तो कोई भी सवाल आएगा तो आप लगा पाएंगे। देखिए कोसेक स्क्वायर 30 दिया गया है। चलिए मैं हल लिखता हूं और उसके बाद सवाल नोट करता हूं। कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर, साइन केवल है साइन 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश दिया गया है। देखिए साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसलिए कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2 और आप लगाओगे क्या वर्ग और इंटू में यानी गुणे में साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसे आपको याद रख लेना है और माइनस सेक, देखिए सेक 60 दिया है तो आपको कॉस 60 का मान याद होगा। अगर कॉस 60 का मान याद होगा तो सेक 60 का मान याद रख सकते हैं। कॉस 60 बराबर 1/2 होता है और सेक 60 उसी का उल्टा यानी क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ 2 दूनी 4 आ जाएगा और 4 और गुणे में क्या आ गया बाबू साइन 60 का मान 1/√2 आ गया और माइनस में 2 दूनी 4 हो गया। देखिएगा अगर 4 यहां से देख लेंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा और आ जाएगा 1/√2 माइनस में 1 आ गया। अभी आगे और आपको सरल करना है 4। अब देखेंगे 2 इससे गुणा होके इसमें आ जाएगा तो 1 - √2 बटे में √2 इंटू में बटे में √2 आ जाएगा। इस 4 को लिखा जा सकता है, इस 4 को लिखा जा सकता है
देखिए यहां तक आपका हो गया। इसके बाद आपको हल करना है और इसके बाद सवाल का उत्तर हो सकता है। देखिएगा यहां तक भी आप हल करके सवाल का उत्तर दे सकते हैं, या फिर इसके आगे आपको हल करना है तो इस 4 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4। बात समझ में आए? यहीं पर हर का परमीकरण कर दीजिए आप सीधे यहीं पर। देखिए 4 यहां मैं लिख देता हूं √2 गुणे √2। देखिए ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो यहाँ 4 गुणे में 1 माइनस √2 बटे में क्या आ जाए √2 √4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2 और यहाँ रह गया √2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो रह जाएगा क्या 2 और √2 पहले से है और 1 माइनस √2 आ गया। यह सवाल का उत्तर। सवाल का उत्तर ऊपर भी अगर दे देते तो भी आपको पूरा नंबर मिलता, यहां तक आ जाएंगे तो भी सवाल का उत्तर यानी आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल फिर से वही आया है। इस सवाल को आप अपने ही कॉपी में हल करेंगे और हल करेंगे दोबारा वही सवाल आपके एग्जाम में फिर से घुमाकर पूछ लिया गया है, जिसे आप हल कर सकते हैं और लगाइएगा। चलिए इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है, कहता है कि यदि किसी घनाकार गड्ढे, क्या कहता है, कहता है यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन, चलिए हम लिखते हैं हल, और कह रहा घनाकार गड्ढा, घन आपने देखा होगा, आपने क्यूब या पासा देखा होगा, पासा देखा होगा, वही पासा है, वो घनाकार गड्ढा है और गड्ढे का आयतन दिया गया है 13.824 घन मीटर। अब देखिए घनाकार गड्ढा है जिसका आयतन दिया गया है तो मैं आयतन लिखता हूं, क्या लिखता हूं आयतन, और आयतन बराबर क्या होता है भुजा की 3 घात। क्यों? क्योंकि ये घनाकार गड्ढा है इसलिए मैं लिखा हूं भुजा की 3 घात। तो चलिए मैं a की 3 घात बराबर लिख देता हूं। a की 3 घात बराबर आप लिख सकते हैं, a की 3 घात बराबर 13.824 घन मीटर। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमें केवल भुजा निकालनी है, जिससे गहराई हो चाहे लंबाई हो चाहे ऊंचाई हो चौड़ाई हो कोई फर्क नहीं, क्योंकि घनाकार बॉक्स उसकी सभी विमाएं बराबर होती हैं, इसलिए मैंने क्या निकाल लिया भुजा। अब ये देखिए घन का उल्टा घनमूल हो जाएगा, इसलिए लिखा जाएगा 13.824। अब मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में घनमूल निकालना आपको सिखाया है और वहां से आप घनमूल निकाल सकते हैं। चलिए आइए मैं सिखा देता हूं यहाँ शॉर्टकट में कैसे घनमूल निकाला जाता है। यहाँ पर 4 है, आप देख पा रहे होंगे किस संख्या का घन करने पर इकाई अंक में 4 मिलता है, तो 4 चौक 16 चौका 64 यानी 4 मिल गया। और मैंने 3 अंक काट दिया। एग्जाम में आपको काटना नहीं है, अलग से समझना है, ये अलग से समझना। चलो मैं अलग से ही आपको समझा देता हूं। 13.824 का घनमूल आपको निकालना है। यहां पर जैसे है वैसे रहने दीजिए वरना आपका गड़बड़ हो जाएगा। 13.824 देखिए किस संख्या का घन करने पर इकाई अंक में 4 मिलता है, तो 4 का। और 3 संख्याएं आपको काटनी है। देखिए किस संख्या के घन से ज्यादा, तो भैया 2 के घन से ज्यादा है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 ले लेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब ये 24 का घन है, 3 अंक पे दशमलव तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी भुजा बराबर क्या आ जाएगी 2.4 मीटर। सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। और इस ट्रिक को आप अपने शॉर्ट वीडियो में जरूर जाकर देख लेंगे, जिससे आपके ज्ञान में विकास होगा और आप गणित के सवालों को तेजी से लगा पाएंगे। और कोई बात नहीं है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। कहता है कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ऊपर शीर्ष न आने की, ऊपर शीर्ष न आने की, शीर्ष मतलब टेल, हेड और टेल आपने देखा है, हेड और टेल, शीर्ष न आने की संभावना प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए चलिए हेड न आने की संभावना ज्ञात करना है। तो 2 सिक्के जब उछाले जाएंगे तो पहली बार या तो हेड और टेल आएगा, या तो टेल और हेड आएगा, या तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बार हेड नहीं आया है, शीर्ष नहीं आया है, तो सब में आ रहा, केवल एक में नहीं आ रहा है हेड, इसलिए हम लगाएंगे 1/4 गुणे में 100 बराबर सवाल का उत्तर। 4 25 में 100 यानी 25 बार शीर्ष न आने की संभावना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस प्रकार से आप
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि a बराबर 60 अंश, कहता है यदि a बराबर 60 अंश, तो चलिए हम हल करते हैं, लिखते हैं। पहले सवाल लिख देते हैं। कहता है कि साइन a माइनस कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि साइन a की जगह आपको लिखना है 60 और कॉस a की जगह भी आपको क्या लिखना है 60। अब आपसे कह रहा है कि इसको हल कीजिए, तो हम भी हल कर रहे हैं। देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और कास 60 का मान होता है 1/2 होता है। कास 60 का मान 1/2 होता है। अगर हर समान है तो अंश घट जाएंगे और आपका उत्तर आ जाएगा √3 - 1/2। √3 - 1/2 ये आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, √3 - 1/2। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस प्रकार से आप बॉक्स बनाकर सवाल का उत्तर लिख सकते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कि गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड कीजिए। हम भी गुणनखंड करते हैं और आप भी करिए, गुणनखंड कीजिए। चलिए हल करते हैं। x² माइनस x माइनस 6 का गुणन। अब क्या करना है आपको? ऐसे में इनका गुणनखंड करने के लिए आपको लिखना है x² और -6 लिखना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस 6 को हमें ऐसे तोड़ना है कि 2 भागों में टूटे, लेकिन गुणा करते समय -6 आए और जोड़ते घटाते समय -1 आ जाए। तो देखिए 3 दूनी 6 और इसे माइनस इसे प्लस कर दें तो देखिए गुणा करने पर -6 और इन्हें हल करने पर -1 आएगा। तो चलिए लिख देते हैं -3x और प्लस में 2x। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4 पद बन गए, 2 पद लेकर हल करेंगे। यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा x। यहाँ से जब हमने x कॉमन लिया तो बच गया 3। अब यहाँ पर देखिए दोनों पद में क्या कॉमन होता है, तो मैं +2 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से आपका x बच जाएगा और यहाँ से +2 कॉमन हो गया है तो माइनस रह जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। अब देखेंगे 2 पद बन गया जिसमें x - 3 कॉमन है, x - 3 कॉमन है और x + 2 अगले ब्रैकेट में बन जाएगा। इस सवाल का गुणनखंड यही होता है और यह सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयताकार शीट है जिसका क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो शीट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया पहले आयताकार शीट है उसका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको पता है। क्षेत्रफल बराबर 480 दिया है और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 480 दिया है। अब इसमें आपको क्या दिया है? चौड़ाई, यानी यल गुणे में 12 दिया है और 480 आप लिख लेंगे तो यल का मान आ जाएगा 12 चौक 48। 40 कहाँ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि उस शीट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर 2 गुणे में लंबाई धन चौड़ाई होती है। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे में लंबाई आपकी 40 आई, चौड़ाई आपकी 12 है। 40 12 52 आ गया और 2 से गुणा कर देंगे, सवाल का उत्तर पा जाएंगे 104 सेंटीमीटर पा जाएंगे। सवाल का उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया आपको लिखना है वृत्त की परिधि बराबर, क्या लिखना है? परिधि बराबर होता है 2πr होता है और ये कितना दिया गया है? 22 सेंटीमीटर। त्रिज्या पूछा है यानी r का मान पूछा है तो 2 को उठा के उधर कर दो, 22 को उठा के उधर कर दो। 22 वहां है ही है, वहां 22 है ही है और 2 जाएगा गुणे में है, बटे में पाई का मान 22/7 उधर जाएगा 7/22 हो जाएगा और 22 से 22 कट जाएगा और r का मान रह जाएगा 7/2 या r का मान 3.5 सेंटीमीटर भी सवाल का उत्तर होगा और इसे आप लिख दोगे और उत्तर बनाकर लिखोगे कि ये उत्तर है। r त्रिज्या r है और आपको लिखना है कि दिए गए वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो 3.5 सेंटीमीटर है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म यदि परस्पर समांतर हो तो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे भैया? समांतर चतुर्भुज। देखिए
किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो तो उसे कौन सा चतुर्भुज कहेंगे या उसे क्या कहेंगे, इसे आपको बताना है। तो उसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज कहेंगे। क्या यह बातें आपको समझ में आ जाएंगी? बस इससे ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसे आपको लिखना है उत्तर बराबर। अगला सवाल आपका कहता है कि आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं। देखिए बहुत आसान सा सवाल आपके एग्जाम में पूछा है, तो आपको लिखना है उत्तर बराबर आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी 90 अंश का होता है। अगला सवाल आप लिखेंगे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। देखो चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल आप लिखोगे, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 360 अंश लिख दोगे, बस इससे ज्यादा लिखने की जरूरत ना है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा कि त्रिज्या किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में सवाल आया है कि बताइए त्रिज्या किसे कहते हैं। तो त्रिज्या रेडियस जिसे केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, और एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, ये आप लिख सकते हैं। तो यह कह रहा केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, और एक वृत्त में ढेर सारी अनंत त्रिज्याएं होती हैं और सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। केंद्र है, केंद्र देखिए केंद्र किसे कहते हैं। तो वृत्त में स्थित वह बिंदु जहां से वृत्त में स्थित वह बिंदु, आप ऐसे कह सकते हैं वृत्त के अंदर केंद्र कहा जाता है। वृत्त के अंदर एक केंद्र होता है, और केंद्र वह बिंदु होता है जो वृत्त की परिधि से समान दूरी पर होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। और किसी वृत्त की परिधि से समान दूरी पर होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। इसको अपने हिसाब से लिख लेना है। जैसे वृत्त का केंद्र एक वह बिंदु होता है जो वृत्त में होता है और वृत्त की परिधि से समान दूरी पर स्थित होता है, ऐसे आपको लिख देना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कि व्यास यानी डायमीटर किसे कहते हैं। व्यास यानी डायमीटर किसे कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है। व्यास एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है और वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती भी है, और वृत्त की परिधि पर दो जगह स्पर्श भी करती है, दोनों तरफ परिधि से मिलती भी है। इसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और एक वृत्त के अंदर ढेर सारे अनंत व्यास होते हैं। अनंत व्यास हो सकते हैं, होते हैं। जीवा किसे कहते हैं। देखो वृत्त को दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। वृत्त को दो भागों में, ना कि बराबर तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त एक आपके सामने है, एक वृत्त है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, लेकिन जीवा हम इसे कहते हैं, जीवा हम इसे कहते हैं, इसे तो हम व्यास कहेंगे। वृत्त की जीवा वह जीवा, ऐसे कहें, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? दो बराबर भागों नहीं, दो भागों में बांटने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अब देखेंगे जीवा एक ऐसी रेखा है जो दोनों तरफ परिधि से मिलती है परंतु केंद्र से नहीं गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं और नंबर पा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर कहता है यक्स की घात 2 माइनस 0, यक्स की घात 2 माइनस 25 ऐसे दिया गया है हल, और आपको इसको हल कर वर्गमूल लेकर गुणनखंड कीजिए। इसका क्या करना है? वर्गमूल लेकर गुणनखंड करना है। तो देखिए दिया गया है यक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। कह रहा है इसका वर्गमूल लेकर इसका आपको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो इसका वर्गमूल लेकर गुणनखंड करते हैं। तो चलिए इसका हम यक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? 25। वर्ग का उल्टा वर्गमूल होगा तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यक्स का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी यक्स का मान या तो 5 होगा या तो वर्गमूल निकालते समय हम क्या करते हैं? यक्स का मान या तो 5 या तो -5 या तो +5 होता है। प्यारे साथियों, आपने देखा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश DELED के चतुर्थ सेमेस्टर का जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में ये पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।